तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूशिन और योंगफाई वो दोनों ही उन कॉर्प किंग्स का मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर उन कॉर्प किंग्स में से एक कॉर्प किंग ने एक डीमन स्कल अटैक किया था, जिसकी वजह से उसने योंगफाई को उस डीमन स्कल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर हमें दिखाया गया था कि योंगफाई उस स्कल के अंदर जाने से पहले ही एक अलग ही रियलम में चला गया था, जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो योंगफाई को अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, मगर वो उसे ये कहती है कि मैं कई मर्तबा रीइंकार्नेट हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे ना कोई मार सकता है ना मैं कभी खत्म हो सकती हूँ। वो योंगफाई की हेल्प करने के लिए उसे उस जेड हैंड को यूज करना सिखाती है, जो कि असल में कोई गॉड हैंड नहीं था, बल्कि वो एक डीमन हैंड था। वो लड़की उसे बताती है कि मैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हूँ ताकि तुम इसे सिर्फ 3 बार ही यूज कर पाओ। योंगफाई उसी डीमन हैंड के साथ साथ अपनी लेजेंडरी कमान को भी हासिल कर लेता है। वो लेजेंडरी कमान उसकी पीठ पे आ जाती है, मगर वो उसे अभी समन नहीं कर सकता। मगर जैसे ही वो उस रियलम से बाहर आता है तो वो उसी जायंट हैंड को यूज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो हेवनली डीमन हैंड इतना बड़ा होता है कि वो एक बार में ही दोनों ही कॉर्प किंग्स को निपटा देता है। वो दोनों ही कॉर्प किंग 2 पिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब हमें न्यू एपिसोड में दोबारा से शेनलान अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शेनलान अकेडमी का डीन उयानमिंग और डीन जेंग मौजूद होते हैं। वो दोनों ही कॉर्प ड्राइव सेक्ट के बारे में सुन चुके थे और वो काफी एंजॉय करते हुए कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि कॉर्प ड्राइव सेक्ट वो दोबारा से अपीयर होगा और इतना जल्दी कुछ जूनियर्स के हाथों खत्म भी हो जाएगा। लगता है हमारे एरा में न्यू डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। मगर डीन जेंग कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इस लड़के ने अकेले ही 2 कॉर्प किंग्स को मारा होगा। ये कहने के बाद हमें उनके पीछे योंगफाई को आता हुआ दिखाया जाता है। उसे वहां पर देखते ही डीन जेंग कहता है कि चलो अब तो तुम्हें ये बात माननी ही होगी कि तुम हर जगह मेरा रास्ता रोक देते हो। जिस पर योंगफाई कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कभी भी ये पता ही नहीं होता कि आप कब क्या करने वाले हैं। ये सुनकर डीन जेंग गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। जिस पर डीन जेंग उसे गुस्से से कहता है कि तुमने कभी भी हम दोनों डीन्स को अपना समझा ही नहीं है, इसीलिए तुम कभी भी हमसे हेल्प नहीं मांगते। तो योंगफाई कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। असल में उन दोनों कॉर्प किंग्स को जिसने भी मारा है उसने हेवनली डीमन हैंड टेक्निक को यूज किया था, जो कि एक लेजेंडरी हैंड था। ये कहने के साथ वो उन लोगों को वैसे ही टेक्निक यूज करके भी दिखाता है, मगर योंगफाई की इस हैंड टेक्निक में पावर बिल्कुल भी नहीं होती। मगर यहाँ पर डीन जेंग को लगा कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के साथ वो फौरन से अपना रेलेक निकालता है और उसे रेलेक के साथ मारने की कोशिश करता है, जिस पर योंगफाई अपने आप को बचाता है और कहता है कि देखा मैंने कहा था, अब मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। ये सुनते ही डीन उयानमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर उन कॉर्प किंग्स को मारने वाले तुम लोग नहीं हो तो फिर इसका मतलब है कि वो तुम दोनों नहीं होगे। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि कॉर्प किंग्स के रिवाइव होने की वजह से वे ऑफ हेवन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए अब तुम लोगों को ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। और तुम्हें एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, तुम जिस लड़की को अपनी पास्ट लाइफ वाली लड़की समझ रहे हो, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक न्यू लड़की है, उसके पास एक न्यू लाइफ है, न्यू मेमोरी है। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि डीन आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो डीन उयानमिंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी मजाक कर रहा था, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता, मैं वैसे भी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मेरे अंदर उतनी एबिलिटी नहीं रही। जिस पर योंगफाई उससे कहता है कि फिर भी आपने कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर यूशिन की एंट्री होती है और वो सीधा योंगफाई के पास आती है। योंगफाई उसे अपनी शेनलान अकेडमी में लेकर आया था और उसे वहां पर देखते ही डीन जेंग और डीन उयानमिंग वो हल्का सा खांसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर योंगफाई वो यूशिन की तरफ देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यूशिन को लेकर सीधा अपने घर चला आता है, जहाँ पर चेनशी पहले से ही मौजूद थी। और यहाँ पर यूशिन उससे कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे फेंगडू माउंटेन से बाहर लेकर आए हो। सच बताऊं तो फेंगडू माउंटेन से बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो योंगफाई
योंगफे उससे कहता है कि जब मैं गॉड सेमेट्री से बाहर निकला था तो मैं भी ये दुनिया देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद ये दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। मेरी न्यू लाइफ में ऐसी बहुत सारी नई चीजें आ चुकी थी जिन्हें देखकर मैं खुद भी काफी सरप्राइज था। इतना कहने की देर थी कि वहां पर चेंशी भी आ जाती है और वो योंगफे को वहां पर देखते ही उसकी तरफ दौड़ी चली आती है। वो वहां पर काफी टाइम से उसका वेट कर रही थी, मगर योंगफे कहता है कि मैंने इस लड़की को सिर्फ कुछ मंथ ही नहीं देखा और ये कुछ मंथ में इतना ग्रो कर गई है। मगर यहाँ पर चेंशी वो यूशिन को देखती है तो वो वहीं पे ही रुक जाती है और दोनों ही लड़कियां फिर एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही होती हैं। इतने में चेंशी कहती है कि ये लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। ये कहने के बाद वो लोग योंगफे का हाथ पकड़ते हैं और उसे खेलने के लिए बाहर ले आते हैं, जिसके बाद यूशिन और चेंशी वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए वहां पर टहल रहे होते हैं। और यहाँ पर योंगफे वो उन लोगों को इस तरह देखकर भी काफी खुश था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलना अच्छी तरह से जानती हैं। ऊपर युआन लोंग ड्रैगन वो उन लोगों को देख रहा होता है और यहाँ पर वो लड़कियां छुपन छुपाई खेल रही होती हैं। चेंशी जब छुप जाती है तो यूशिन वो उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है और युआन लोंग ड्रैगन कहता है कि ये दोनों लड़कियां ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को जानती हो, ये अभी से ही एक दूसरे के इतना क्लोज आ गई हैं। तो फिर योंगफे भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं? तो युआन लोंग ड्रैगन कहता है कि तुमने जिस छोटी लड़की के बारे में कहा था, मुझे लगता है कि अगर ये लड़की बड़ी होगी तो ये सेम टू सेम यूशिन की तरह दिखेगी। तो योंगफे बताता है कि आज से 10,000 साल पहले यूशिन की डिवाइन वैली में डेथ हो गई थी और मैंने उसे 100 फ्लावर वैली में एक जगह रख दिया था ताकि उसकी बॉडी रीइंकार्नेट हो सके। और 10,000 साल के बाद मैंने वहां पर सेम उसी जगह पर चेंशी को देखा था, वही उस जेड लोटस की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। और यहाँ पर देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी ही हैं। इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो यूशिन से लेना देना जरूर होगा। जहां तक मैं चेंशी को जानता हूँ वो तो 100% श्योर है, क्योंकि मैं खुद उसे वहां पर लेने के लिए गया था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेंशी और यूशिन जब वो दोनों आपस में खेलती हैं तो चेंशी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सिस्टर मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आपसे खेलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, शायद हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी टाइम में बिल्कुल एक ही हो, हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी हो। ये बात सुनकर यहाँ पर योंगफे थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। मगर फिर वो युआन लोंग से कहता है कि जरा एक बात सुनो, लास्ट टाइम मैंने तुमसे यूशिन के बारे में पूछा था, उस टाइम तुम मुझे नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम का मसला था, पर अब मुझे बताओ कि तुम यूशिन के बारे में क्या जानते हो। तो युआन लोंग उसे बताता है कि ये आज से तकरीबन 5,000 साल पहले का वाकया है। ये बात तो योंगफे को भी हैरान कर देती है कि यूशिन 5,000 साल पहले कैसे अपीयर हो सकती है, वो तो 10,000 साल पहले मर चुकी थी, क्या वो दोबारा से रिवाइव हुई थी? मगर युआन लोंग उसे बताता है कि आज से 5,000 साल पहले जब मैंने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की जर्नी स्टार्ट की थी तो वहां पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में गोल्डन एरा चल रहा था और उस वक्त उन लोगों के पास एक से बढ़कर एक पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करते थे और ऐसे ऐसे मैजिशियंस थे जो कि गॉड लेवल की पावर्स को भी चैलेंज कर सकते थे। उन लोगों की मैजिक पावर देखने के बाद तो बड़े बड़े मैजिशियंस भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, जिसके बाद वहां पर सेम उसी एरा में गॉड ऑफ वार की भी रीइंकार्नेशन हुई थी। मगर उन गॉड ऑफ वार में जो सबसे ज्यादा खतरनाक गॉड ऑफ वार थे उनमें टॉप में सिर्फ और सिर्फ यूशिन का नाम आता था, जो कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती थी। उसने अकेले ही 7 हेडेड ड्रैगन स्नेक को भी ठिकाने लगा दिया था और साथ में 8 विंग एंजल को अकेले एक ही सोड अटैक के साथ खत्म कर दिया था। और कहा जाता है कि उसके पास 5 जूनियर्स भी थे जो कि उसके फॉलोअर्स कहलाते थे। वो एरा असल में गॉड ऑफ वार और गॉड ऑफ मैजिक का एरा था। मगर मुझे बाद में पता चला था कि यूशिन वो वेस्टर्न जर्नी में भी आई थी और उसने वेस्टर्न कल्टीवेटर्स को भी चैलेंज किया था, मगर वो वहां पर कुछ तलाश करने के लिए आई थी। उसके साथ उसका एक व्हाइट ड्रैगन भी हुआ करता था। उसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो वहां पर क्या चीज ढूंढने के लिए निकली थी। मगर योंगफे कहता है कि वो व्हाइट ड्रैगन कौन था? तो युआन लोंग कहता है कि वो उसका गार्डियन ड्रैगन था, यही तो वो ड्रैगन है जिस पर मैं फिदा था। मुझे वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा पसंद थी, मगर बदकिस्मती से वो गार्डियन ड्रैगन बाद में मारी गई। अगर वो एंजल्स और वो बर्ड्समैन वहां पर ना होते, ना उन लोगों ने उन्हें मारा होता, तो वो आज भी जिंदा होती। ये सुनने के बाद योंगफे कहता है कि
अच्छा तो अब समझ में आया कि तुमने बगैर किसी शर्त के मेरी हेल्प करने के लिए कॉर्प ड्राइव 6 को डिस्ट्रॉय करने का फैसला क्यों किया था। मगर मुझे बताओ तो सही कि आखिर उसके बाद यूशिन कहाँ चली गई थी। तो युआन लोंग उससे कहता है कि वो जिस चीज को तलाश करने के लिए आई थी वो उसे नहीं मिली थी, जिसके बाद वो अचानक कहीं डिसअपियर हो गई थी। अगर वो उस टाइम पे वहां पर मौजूद होती तो शायद उस व्हाइट ड्रैगन गार्डियन को कोई मार ही नहीं पाता। उसे मारना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे छू तक नहीं पाता। ये कहने के बाद वो अपनी जेट बोतल निकालते हुए उससे वाइन पीता है और कहता है कि यूशिन के बारे में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में एक बहुत ही मशहूर कहावत है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग कहते हैं कि यूशिन वो असल में गॉड ऑफ लाइफ की सिस्टर है। ये बात तो योंगफाई को भी चौंका देती है। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले यूशिन अपीयर हुई थी और वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ तलाश करने के लिए गई थी, जिसके बाद से वो डिसअपियर हो गई और फिर उसके डिसअपियर होने की वजह से शायद वो किसी गहरी नींद में चली गई थी और उसकी बॉडी वो कॉर्प ड्राइव 6 के लोगों के हाथ लग गई थी। सीक्रेट रियलम के अंदर दिखाई दी थी वो कौन थी और उन कॉर्प ड्राइव 6 के लोगों में स्पिरिचुअल मार्क वो किसने लगाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कॉर्प ड्राइव 6 के लोग कॉर्प किंग्स कैसे बन गए थे। उनकी सच्चाई के बारे में जानने के लिए मेरे पास अभी क्लू बहुत ही कम है, मगर वहीं पे ही हमें दिखाया जाता है कि चेनशी वो यूशिन के साथ गेम खेल रही होती है और उस गेम में चेनशी जीत जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यूशिन भी उसके साथ खेलकर काफी खुश नजर आ रही थी। जिसके बाद वो चेनशी से कहती है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, मेरे ख्याल से जीत की खुशी में मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। ये कहने के बाद वो फौरन से कॉर्प किंग की डिवाइन पिल बाहर निकालती है, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग की डिवाइन ब्लड पिल थी। उसे देखते ही युआन लोंग के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है कि ये तो एक डिवाइन ब्लड पिल है, मुझे ये हर हाल में चाहिए। ये कहने के बाद वो फौरन से यूशिन के कदमों में जाकर गिर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि फिर यूशिन प्लीज मेरे लिए भी ऐसी एक डिवाइन पिल बना दो, मुझे सिर्फ एक ही पिल चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं की है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार तुम मुझे अपनी ब्लड पिल दे दो तो उसके बाद मैं हर जगह तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखते ही योंगफा कहता है कि यहाँ गांव बसा नहीं और भिखारी पहले पहुंच गया। ये ड्रैगन जहाँ भी पिल्स देखता है वहीं पे ही अपनी जबान निकाल लेता है, पता नहीं इतनी लालच इसके अंदर कहाँ से आती है। मगर युआन लोंग उससे कहता है कि तुम इस ब्लड पिल के बारे में जानते ही नहीं, मेरे लिए तो ये एक पिल भी काफी होगी। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, तुम तो मुझे 70 ब्लड पिल्स देने वाले थे, मगर तुमने उनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 पिल्स दी हैं, बाकी कहाँ हैं। ये सुनकर योंगफे परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, सबके सामने बेइज्जती क्यों कर रहे हो। मगर यूशिन और चेनशी हंसना शुरू कर देती हैं और यूशिन उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाने में काफी हेल्प की है और अब यहाँ पर योंगफे की इज्जत पर बात बन गई है, तो फिर मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ये ब्लड पिल आराम से दे सकती हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के साथ वो उसे वो रेड पिल दे देती है, जिसे लेकर युआन लोंग ड्रैगन तो खुशी के मारे पागल सा हो जाता है और फौरन से उस पिल को खा लेता है। और उसे खाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पिल उसके पेट तक पहुंचती है तो उस पिल का इफेक्ट शुरू हो जाता है और युआन लोंग ड्रैगन वो अपने आप ही हवा में ऊपर आने लगता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो अपने ट्रू युआन लोंग फॉर्म में आ जाता है और उसकी पावर भी पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती है और वो 4th रैंकिंग से डायरेक्टली 5th रैंकिंग में चला जाता है और खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मैंने अपना 5th रियलम वापस हासिल कर ही लिया। मैं शुरू में ही 5th टियर मास्टर ड्रैगन था और आज फाइनली मुझे अपना वो पहले वाला फॉर्म भी वापस मिल गया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर खुशी के मारे चिल्ला रहा होता है और यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, जिस पर योंग वही बोतल उसके सिर पे दे मारता है और उससे कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पे चिल्लाना बंद करो। मगर वो ड्रैगन कहता है कि तुम इसके बारे में क्या मालूम, जब ड्रैगन खुश होते हैं तो वो पूरा दिन गाना भी गा सकते हैं और मैं बस अब रोज यही काम किया करूंगा। और दूसरी तरफ हमें फिर चेनशी के हाथ में उस पिल को दिखाया जाता है। यहाँ पर यूशिन उससे कहती है कि क्या तुम अपनी इस पिल को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहोगी। तो चेनशी उससे कहती है कि सिस्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझसे ज्यादा ये पिल किसी और को चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पिल अचानक से हवा में ऊपर आ जाती है और उसकी एनर्जी फौरन से चेनशी की तरफ बढ़ती है। तो चेनशी अपना हाथ आगे कर
लेती है और उसके हाथ में मौजूद जो ड्रैगन टैटू बना हुआ होता है वो सारे के सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे क्योंकि काफी लंबे टाइम से डोंग डोंग वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था और उसने आज वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी थी। जैसे ही वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही चेंशी के हाथ से बाहर निकल आती है और वो जब बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जब उसे नीचे गिरते हुए देखता है तो वो फौरन से भागते हुए जाता है और जाकर उसे कैच कर लेता है और कहता है कि डोंग डोंग तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर डोंग डोंग जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो बस एक नींद से उठा है और काफी टाइम गुजर चुका है। वो योंगफे से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तो फिर योंगफे भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहने के बाद वो बेबी ड्रैगन अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और फौरन से चेंशी की तरफ चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चेंशी भी उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। मगर डोंग जब वो वहां पर योशिन को देखता है तो वो काफी हैरान होता है और उसके करीब जाकर उससे ये कहता है कि तुम कौन हो और तुम तो बिल्कुल चेंशी की तरह दिखती हो। मगर युआन लोंग यहाँ पर कहता है कि अच्छा तो वो डिवाइन ड्रैगन तुम हो जिसके बारे में योंगफे हमेशा कहा करता था। मुझे लगा था कि शायद तुम कोई ग्रेट डिवाइन ड्रैगन होगे, मगर देखो तुम तो एक छोटे से गोल मटोल बेबी ड्रैगन हो। और यहाँ पर जरा मेरी बॉडी को देखो, मेरे ड्रैगन स्केल की चमक देखो। क्या तुमने ऐसे पर्पल गोल्डन ड्रैगन स्केल्स पहले कभी देखे हैं? जरा मेरे ये ड्रैगन क्लॉ देखो, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कोई ड्रैगन क्लॉ देखा है? अब जरा मेरे इन लहराते हुए गोल्डन हेयर्स को देखो। तुम लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए अंडरएस्टिमेट करते हो क्योंकि मैं 5th रैंकिंग का ड्रैगन हूँ, जबकि मैं अपने पास्ट में एक बहुत ही खतरनाक और काफी हैंडसम ड्रैगन हुआ करता था। इतना कहने की देर थी कि डोंग डोंग उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, जिस पर युआन लोंग थोड़ा सा डर गया था कि इसे क्या हुआ है। मगर वो बेबी ड्रैगन कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। ये कहने के बाद वो युआन लोंग ड्रैगन को अपनी एनर्जी के जरिए एक जायंट पंच क्रिएट करते हुए उसके मुंह पर वो पंच दे मारता है, जिससे युआन लोंग ड्रैगन वहां से दूर जा गिरता है और वो बेबी ड्रैगन इतनी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से भी नीचे गिर जाता है। तो योंगफे उसे फिर से पकड़ लेता है, जिस पर वो बेबी ड्रैगन कहता है मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ और मुझे काफी भूख भी लगी है। मैं इसी वक्त तुम्हारे हाथ की बनी हुई चिकन ग्रिल खाना चाहता हूँ। तो योंगफे उससे कहता है कि तुम अभी अभी होश में आए हो, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर अपनी एनर्जी यूज करनी चाहिए। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर देता हूँ। एक बार तुम खाना खाओगे तो तुम फिर से एनर्जेटिक फील करोगे। और वहीं पे ही फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाने पीने की टेबल पर जाकर बैठते हैं और योंगफे उन लोगों के लिए मजे मजे के खाने बनाकर लाता है। और वो बेबी ड्रैगन जब वहां पर रोस्टेड चिकन को देखता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो रोस्टेड चिकन हमेशा से उसकी फेवरेट रही है। मगर यहाँ पर युआन लोंग ड्रैगन जब वो उस चिकन को देखता है तो उसकी नीयत उस पर खराब हो जाती है और वो उस चिकन को खाने की कोशिश करता है। तो डोंग डोंग फौरन से उसका हाथ पीछे हटाता है और अपनी चिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से अपना विंग खोलकर खड़ा हो जाता है और उस चिकन में से हल्का सा पीस काट के युआन लोंग को देता है। तो युआन लोंग यहाँ पर गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो जाता है और कहता है कि ये छोटा फिद्दी मेरी इंसल्ट कर रहा है। वो फौरन से उस छोटे ड्रैगन के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की उम्र का हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दोबारा से उसी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और योंगफे वो योशिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, इसीलिए तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन फूड पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल फूड बनाया है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक लोटस जैसी कोई चीज मौजूद होती है जिसे वो लोग खा रहे होते हैं। उसे खाने के बाद योशिन वो योंगफे की तरफ देखती है तो योंगफे उसे इस तरह देखकर थोड़ा सा इमोशनल होने लगा था। उसे दोबारा से अपनी पुरानी योशिन की झलक दिखाई देने लगती है और वो कहता है कि ये जेनोडर्मा लूसिडम और ये फूड और आज का दिन ये कितना परफेक्ट डे है, क्योंकि आज तो तुम्हारा बर्थडे है और ये सारे के सारे डिशेस तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। मगर बदकिस्मती से अब 10,000 साल गुजर चुके हैं और सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। मगर वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिर इनमें से यूशिन है कौन सी वाली, ये छोटी लड़की यूशिन है या फिर जो यूशिन दिख रही है वो यूशिन है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूशिन वो चेंशी के पास आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बाउल भी होता है और वो चेंशी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी सिस्टर बनने की कसम खाओगी। वो लोग हेवन एंड अर्थ की कसम खाते हैं और उसके लिए वो लोग एक बाउल के अंदर अपना ब्लड ड्रॉप
ड्रॉप डालने वाले होते हैं। और यहाँ पर यूशिन कहती है कि हम लोग सन एंड मून को विटनेस बना रहे हैं और दोनों ही आज से एक दूसरे को अपनी सोन सिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोन सिस्टर का मतलब होता है मुंह बोली बहन। और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि आज के बाद से वो लोग सिस्टर्स की तरह ही रहेंगी और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां शेयर करेंगी। और फिर चेंशी भी कहती है कि आज के बाद हमारे गम, हमारी खुशियां, हमारे सुख दुख सब बराबर होंगे। ये कहने के साथ ही वो लोग एक बाउल में अपना ब्लड ड्रॉप डालते हैं तो वो दोनों ही ब्लड ड्रॉप वहां पर एक साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ योंगफे कहता है कि ये दोनों लड़कियां एक ही दिन के अंदर एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज आ गई है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ यूशिन की वजह से हो रहा है। मगर हम देखते हैं कि जब उस बाउल में मौजूद उनका ब्लड वो एक साथ कंबाइन हो जाता है तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब, तो वहां पर एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते वो एनर्जी फौरन से उस ग्राउंड में फैलना शुरू हो जाती है। और जब वो ऊपर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी वहां पर कोई चीज क्रिएट करने लगती है, जैसे कि वो वहां पर कोई पोर्टल ओपन करने वाली हो। ये देखकर यहाँ पर युआनलोंग ड्रैगन और योंगफे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है कि जो हर एक चीज को फ्रीज कर देती है। योंगफे, युआनलोंग ड्रैगन, यहाँ तक कि वो बेबी ड्रैगन भी वहीं पे ही लॉक हो गया था। और चेंची और यूशिन दोनों ही हवा में ऊपर आते जा रहे होते हैं और सीधा उसी पोर्टल के बिल्कुल करीब आ गए थे। और वो पोर्टल जैसे ही ओपन होता है तो हमें दिखाया जाता है कि योंगफे की बॉडी में अचानक से कुछ मूवमेंट होती है और उसकी बॉडी में मौजूद यिन यांग एनर्जीज वो योंगफे की बॉडी में मौजूद उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उस इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश करती हैं। और चेंची और यूशिन जब वो उस पोर्टल के बेहद करीब आ जाती हैं तो वो पोर्टल अपने आप ही खुल जाता है और हमें उसके अंदर से एक और फिगर को निकलते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की भी असल में यूशिन ही होती है, मगर वो काफी बदली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपर रियलम की यूशिन हो और उसका फॉर्म भी एक गॉड फॉर्म की तरह लग रहा था। ये देखकर तो योंगफे भी चौंक गया था और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये भी यूशिन है। और वो गॉडेस जब अपनी आंखें खोलती है तो वो उन लोगों को एक पजल बताती है जिसमें वो पहले गॉड्स और डीमंस का नाम लेती है और उसके बाद वो वेस्टर्न रीजन का नाम लेती है और फिर उन लोगों से 100 फ्लावर वैली का नाम लेते हुए अपने मुंह से शॉक वेव्स रिलीज कर रही होती है। उसकी बातों की वजह से उन लोगों के सर में दर्द होने लगा था। और योंगफे कहता है कि यूशिन तुम कहां हो। इतना कहने की देर थी कि यूशिन की वो बॉडी वहां से गायब होकर चली जाती है और वो पोर्टल दोबारा से बंद हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूशिन के जाते ही स्टैग्नेशन एनर्जी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सब लोग रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पर योंगफे दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या था, क्या ये कोई इल्यूजन था या फिर ये रियल यूशिन थी। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है क्योंकि यूशिन को मरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बॉडी अपीयर हुई थी ये यूशिन की बॉडी को हेवन एंड अर्थ में प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर वो उसकी पहेली को याद करता है। उसने गॉड्स, डीमंस और वेस्ट के साथ 100 फ्लावर वैली का भी नाम लिया था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर चेंशी वो योंगफे से कहती है कि ब्रदर, लगता है कि शायद अब हम दोनों को एक दूसरे से फिर से अलग होना पड़ेगा। और यूशिन उसे कहती है कि मैं चेंशी को लेकर 100 फ्लावर वैली की तरफ जा रही हूँ। ये सुनते ही योंगफे कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर यूशिन उसे साफ साफ मना कर देती है कि उस स्पिरिचुअल बॉडी ने हमें कहा है कि हमें 100 फ्लावर वैली की तरफ जाना है और तुम्हें वेस्ट की तरफ जाना है। तुम जिस चीज के बारे में जानना चाहते हो उसका जवाब तुम्हें वेस्ट की तरफ मिलेगा। ये सुनने के बाद वो वेस्टर्न जर्नी के बारे में सोचना शुरू करता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।